गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक नई यूनिट शुरू की थी कोशिका संरचना के विषय में, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सजीव कोशिका जो देखी थी वो एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने देखी थी, जबकि कोशिका की खोज का श्रेय जो जाता है रॉबर्ट हुक को जाता है। और रॉबर्ट हुक ने मृत हनीकॉम्ब को सबसे पहले देखा था, जबकि जो एंटोनी वॉन लियोनहॉक थे इन्होंने बैक्टीरिया की सजीव कोशिका को देखा था। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत के विषय में मैंने बताया जो 1839-40 में सिल्डेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया था कि सभी जीव जो होते हैं कोशिका या कोशिका के समूह से निर्मित होते हैं और कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसके अलावा मैंने बताया था कि 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने कोशिका सिद्धांत के ऊपर रूपांतरण दिया था, जिसमें कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला उन्होंने कहा था, यानी जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं, ये बात उन्होंने बताई थी। कोशिका सिद्धांत के अपवाद मैंने 3 आपको बताए थे, वायरस था, वायरॉइड्स था, प्रियॉन्स था। ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम अंतर पढ़ रहे थे। पहला अंतर जो मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक जो है इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, और सुविकसित केंद्रक से मतलब था केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की अनुपस्थिति, जबकि यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आनुवांशिक पदार्थ मैंने डीएनए बताया था कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में फैला होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये केंद्रक के भीतर होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए बंधा नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ बंधा होता है। इसके अलावा अगला अंतर मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जिकाए हो, ये सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। झिल्ली रहित कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम जैसे 70S टाइप का। इसके अलावा यूकैरियोटिक में मैंने बताया इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग दोनों ही मिलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि कोशिका कंकाल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। इसके अलावा साइक्लोसिस के विषय में मैंने बताया था कि साइक्लोसिस जो है एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, जबकि प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक में। गैस रिक्तिका पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, जबकि जो सैप रिक्तिका है जिसे हम सामान्य रस रिक्तिका कहते हैं, ये यूकैरियोटिक में मिलती है। इसके अलावा उदाहरण जो मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट से, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल हो गए। ठीक है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सारे के सारे यानी मोनेरा जगत वाले सारे किस्में आते हैं प्रोकैरियोटिक में। जबकि मैंने बताया था कि कवक जगत हो गया है, पादप जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया और जंतु जगत हो गया, ये सारे जगत किस्में आ जाते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इतनी जानकारी लास्ट टाइम पे हो चुकी थी। ठीक है। और कोशिका वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अब जो मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 टाइप की कोशिकाएं, इनमें हमें देखने को मिल रहा है कि कोशिकीय संरचना में अंतर देखने को मिल रहा है। कोशिकीय संरचना इसकी अलग, उसकी अलग। अब अंतर तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो क्या होंगी, समान होंगी। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कोशिका झिल्ली के विषय में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली ही मैं क्यों बता रहा हूं, कोशिका भित्ति क्यों नहीं बताया मैंने पहले, उस बारे में भी बात होगी। सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसे, या फिर ऑब्लिक करके इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। कोशिका झिल्ली को हम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक और भी इसका नाम होता है, इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है। ये सारे नाम जो हो गए वो किसके हो गए, कोशिका झिल्ली के। प्लाज्मा लेमा हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोल दो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान होती है। अंतर तो बहुत सारे पढ़े हमने, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी कोशिकीय संरचना है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समान होती है। तो उसका आंसर जो आएगा वो कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली दोनों में समान होती है,
प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। 90% ये समान होती है, इतना सा अंतर होता है वो वाली मैं बात बताऊंगा। लेकिन जनरल क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कोशिका झिल्ली होगा कि निम्न में से कौन सी कोशिकीय संरचना है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समान होती है। उसमें आपको ये ऑप्शन मिले कोशिका झिल्ली वाला, तो सबसे पहले आपको इसी को टिक करना है। कोशिकीय झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, समान। इसीलिए हम इसको ये क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक जैसे, इसलिए सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली को। भित्ति नहीं बताया मैंने इसलिए, ठीक है, सेल वॉल नहीं बताया, बल्कि किसको बता रहा हूं मैं, सेल मेम्ब्रेन को। इस वजह से यानी यहां पे हम लिख देते हैं कि यह कोशिकीय संरचना, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, यह कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान होती है। कोशिकाओं में समान होती है, ठीक है। यानी ये ऐसी कोशिका संरचना है सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होती है, समान होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि दोनों में जो समान होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पहले पूछा भी गया है। तो ये कोशिका संरचना आपको टिक करनी है, कौन सी, सेल मेम्ब्रेन। अब ठीक है, अब हम सेल मेम्ब्रेन के विषय में ही पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, इसके विषय में वैज्ञानिकों ने बहुत सारा इसको समझाने का प्रयास किया कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। उसको समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल भी दिए गए, जैसे सैंडविच मॉडल दिया गया, कई सारे मॉडल दिए, कई वैज्ञानिकों ने इसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन कई ऐसे मॉडल थे जो सर्वमान्य नहीं थे, यानी उनसे क्या हुआ, इतना क्लियर नहीं हो पाया कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती होगी। इसमें जो सबसे मान्य सिद्धांत है उसकी हम बात करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही बता रहा हूँ मैं, सैंडविच सिद्धांत वगैरह जो मॉडल हैं उनको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है, मान्य नहीं है, वो उतने सर्वमान्य नहीं माने गए कि वो सही प्रकार से उसकी संरचना को क्या नहीं कर पाए, उसकी व्याख्या नहीं दे पाए। इसलिए हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं यही मॉडल आपको याद रखना है, ठीक है। जो मॉडल इंपॉर्टेंट सा है उसी को मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कोशिका झिल्ली हम पढ़ेंगे अब, और कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली की संरचना समझने के लिए सबसे मान्य सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत का नाम क्या है, उसे कहते हैं क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर इसे कहते हैं क्वासी फ्लूइड मॉडल। एक और नाम है इसका, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मॉडल, या हिंदी में जो इसे कहेंगे वो हम बोलते हैं, हिंदी में से फ्लूइड मतलब क्या हो गया, तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक सिद्धांत या तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। सर्वमान्य सिद्धांत जो है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझाता है, उसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक सिद्धांत, या क्वासी फ्लूइड मॉडल भी इसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, कभी तो आपसे केवल इतना पूछ सकता हो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है किससे संबंधित है, किसकी संरचना की व्याख्या करता है, तो आपको याद रखना है सेल मेम्ब्रेन की ये व्याख्या करता है, उसके लिए सर्वमान्य सिद्धांत। दूसरी बात कि ये मॉडल जो है किसने दिया, ऐसा वो आपसे पूछ सकता है। तो दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर और कौन सा, निकोलसन। कौन से, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन जो हैं, इनके द्वारा ये सिद्धांत जो है 1972 में ये सिद्धांत दिया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने दिया। कब, 1972 में दिया, जिससे कि उन्होंने समझाने का प्रयास किया किसकी संरचना को, जो कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना होती है, ठीक हो गया, सेल मेम्ब्रेन की संरचना होती है। अब इससे आगे जो हम जानकारी पढ़ने वाले हैं सारी किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में,
वो समझ लीजिए कि वो सारी जानकारी किस सिद्धांत के अनुसार होगी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि अगर आपको सेल मेम्ब्रेन की संरचना पढ़नी है और सेल मेम्ब्रेन की संरचना समझाने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ो या फिर सेल मेम्ब्रेन की संरचना पढ़ो, एक ही बात है। यानी कि जितनी बातें मैं बताने वाला हूँ संरचना के विषय में सेल मेम्ब्रेन की, वो सारी किस मॉडल में बताई गई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, क्योंकि ये सर्वमान्य सिद्धांत है, इसलिए उसी के आधार पर मैं आगे बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब एक एक करके आगे चीज़ें देखते हैं। जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ संरचना के बारे में, वो किस मॉडल के अंदर होगा, इसी मॉडल के अंदर, इसी मॉडल के अनुसार होगा। ठीक है, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम देखते हैं थोड़ा सा, इसके आधार पर क्या क्या चीज़ें पता लगी। सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ, जो हम पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में कुछ बातें जो हमें पता लगी। सबसे पहले इसके रासायनिक संगठन के बारे में, कि ये कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है रासायनिक रूप से, इसके बारे में क्या जानकारी पता लगी, रासायनिक संगठन। ठीक है, रासायनिक संगठन के विषय में, यानी कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसके विषय में क्या क्या जानकारी मिली। ये जानकारी मिली कि इसमें होता है प्रोटीन, इसमें होता है वसा, इसमें होता है शर्करा, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ें हमें पहले से पता है, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा कार्बोहाइड्रेट ही होती है, ये हमें पता है, और जल। ये चार जो हैं मेजर चीज़ें मिलती हैं रासायनिक संगठन में, किसकी, कोशिका झिल्ली की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की ये जानकारी मिली। प्रोटीन जो है इसका प्रतिशत 20 से 70%, मतलब 20 से 70% का मतलब यह है कि 20 होगा लगभग, 20 से 25% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40%, 50%, 55%। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो मैं यहाँ पे परसेंटेज का पूरा रासायनिक संगठन बता रहा हूँ, हर सेल की सेल मेम्ब्रेन के लिए यह अलग अलग होता है, इसलिए ये वेरी करता है, इसलिए मैंने 20 से 70 में लिखा है। क्योंकि अगर एक सेल की सेल मेम्ब्रेन में 30% है, तो अगली सेल की सेल मेम्ब्रेन में वो 40% प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, हर एक के लिए क्या होता है, अलग अलग ये रासायनिक संगठन हो सकता है। वसा भी जो है ये 20 से 70%, इस बीच में इसका मान आएगा। शर्करा जो है 1 से 4%, और ये जल जो है लगभग, इसको भी मैं लगभग में बता रहा हूँ, लगभग 20%, इतना होता है। अब ये टोटल नहीं करना आपको कि 70 ये तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, इसके बीच में बताया मैंने कि ये 40 हो सकता है, अगले में ये 30 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये लगभग 20% हो सकता है, टोटल तो कितना रहेगा, 100% ही रहेगा। अब इसमें देखने को क्या मिल रहा है हमें, ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखनी है कि अलग अलग कोशिका के लिए, ठीक है, अलग कोशिका झिल्ली के लिए या पृथक कोशिका झिल्ली के लिए ये कंपोजिशन रासायनिक संगठन क्या होगा, भिन्न। अगर किसी में 55% है प्रोटीन, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सेल मेम्ब्रेन में 55% ही रहेगा, अगले में वो वेरी कर सकता है, 40% हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना रहता है, ये हमें पता लग गया। इसको देखने पे एक चीज़ पता लग रही है, जब हम इसका रासायनिक संगठन देख रहे हैं, प्रोटीन, वसा, शर्करा और जल आ रहा है, इनमें से मेजर पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, जो सर्वाधिक दिख रहा है, मतलब ठीक है कम ज़्यादा होता होगा परसेंटेज में, लेकिन सर्वाधिक जो आपको परसेंटेज में दिख रहा है, वो मेजर पार्ट कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों, प्रोटीन और वसा। क्योंकि ये तो लगभग 20% में, लेकिन 20 से 70 जा सकता है, 20 से 70 जा सकता है, और शर्करा जो रहेगी वो कम ही रहेगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मुख्यतः कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व वसा प्रमुख है। ठीक है, इनमें से भी मेजर कौन आए, प्रोटीन और वसा, ज्यादा मात्रा किसकी आई, प्रोटीन और वसा की। ठीक हो गया, ये वाली बात भी क्लियर हो रही है। इसके रासायनिक संगठन से प्रोटीन, वसा, शर्करा और जल होना है, जिनमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और वसा देखने को मिल रही है। यहीं पे इसकी जो कोई सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी थिकनेस जो होती है, थिकनेस यानी मोटाई, ठीक है, थिकनेस जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, कभी आपसे पूछ ले तो ये कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है, 75 एंगस्ट्रॉम।
75 एंगस्ट्रॉम होती है मोटाई किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। और ये वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता रखनी है। अच्छा, ये आपने नोट बना के लिखना है। नोट बना के ये आपको लिखना है कि प्रत्येक कोशिका झिल्ली में वसा और प्रोटीन का प्रतिशत विविध रहेगा। विविध मतलब डाइवर्स, अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नोट करके तो ये लिखना है आपको कि पृथक कोशिका झिल्ली के लिए प्रोटीन, मेनली यही है तो ये लिख दो, प्रोटीन प्लस वसा का प्रतिशत विविध रहेगा। विविध मतलब अलग अलग, विविध रहेगा। और एक एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है एनसीईआरटी का ही, कि आरबीसी की जो झिल्ली होती है, आरबीसी जो सेल होती है हमारी ब्लड की, उसमें जो कोशिका झिल्ली होगी उसमें आपको प्रोटीन और वसा के प्रतिशत की अगर बात करें तो 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होती है, वसा होती है आरबीसी की झिल्ली में। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 52% और वसा का कितना होता है, 40% होता है। और ऐसे ही भिन्न भिन्न कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के लिए ये प्रोटीन और वसा का प्रतिशत क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा। इसलिए यहाँ 20 से 70 डाला है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो प्रोटीन का ही जनरली रहता है, जैसे यहाँ 52 दिख रहा है, लेकिन ये वेरी करता है दोनों के दोनों, ठीक है। एक तो ये वाली जानकारी जो हो गई हमें पता लग गई इसके विषय में कि ये रासायनिक संगठन में इसकी ये चीज़ें आनी है। अब इसकी थोड़ी संरचना कैसी होगी उसके विषय में हम देखने के प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से होंगे इसमें वसा वगैरह जो होंगे वो किस प्रकार से इसमें लगे हुए होंगे। उसके लिए एक चित्र हम बनाते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ से एक डायग्राम से हम देखेंगे और ये डायग्राम से ही पूरी थ्योरी आज जो है चलने वाली है। ये डायग्राम एक साइड पे मैं बना लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है अब आगे तक रहने वाली है। ऊपर इसे बना लेता हूँ, फिर नीचे चीज़ें लिखते रहेंगे हम। जो तरल मोज़ेक मॉडल है उसके अंतर्गत इसी टाइप का स्ट्रक्चर जो है उससे सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं। ये क्या है ये अभी आपको पता लगेगा। और एक और चीज़ हम इसमें बना लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है इस चित्र के अंदर। जो मैंने इस टाइप से बनाए हैं ये, ठीक है, इस टाइप से जो मैंने ये बनाए हैं ये प्रदर्शित करेंगे वसा को, ठीक हो गया। इस टाइप के बॉक्स टाइप के जो ये बने हैं जिनमें हमने लाइनें खींची है, ये बॉक्स जो दिख रहे हैं 3 अलग अलग टाइप के, इस टाइप के बॉक्स जो हैं ये प्रोटीन है। और ये धागेनुमा जो मैंने बनाए हैं फोल्ड हुए, ये जो है ये शर्करा है, ठीक हो गया। ये एक मॉडल मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस मॉडल में ये वाली चीज़ जो है ये तो है वसा, ये बॉक्स टाइप के जो बने हैं ये प्रोटीन, और जो इसमें ये धागेनुमा हुए हैं ये क्या है, शर्करा है, ठीक हो गया। और बीच में जो यहाँ रहता है वो जल रहता है, ठीक है, जो मतलब इसके रासायनिक संगठन में था उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। अब इसको जब हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आती हैं इसके विषय में हम बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तरल मोज़ेक मॉडल जो है क्या बताता है,
तरल मोज़ेक मॉडल को आप इस प्रकार से समझ सकते हो, अगर आप क्या करो, मन में ये सोचो जैसे चाशनी में डूबे हुए क्या होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं। तो आप ये मान लो कि चाशनी जो है वो है वसा, चाशनी कौन सी है, वसा, और गुलाब जामुन जो है वो क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। या फिर जैसे समुद्र में क्या होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो समुद्र जो हो गया वो वसा हो गया, और उसमें जो आइसबर्ग बर्फ के जो टीले हो गए वो क्या हो गए हैं, वो हो गए प्रोटीन, वो क्या हो गए, प्रोटीन। यही तरल मोज़ेक मॉडल है। तरल मोज़ेक मॉडल इसी प्रकार से बताता है। अब इसके अंदर की थ्योरी क्या क्या है, एक एक करके हम समझेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे क्या समझना है कि ये बताना चाह रहा है कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी संरचना में जो 4 चीज़ें हैं, यहाँ बीच में जल होगा, ठीक है। जल दर्शाने के मतलब 3 जो मेजर चीज़ें हैं, एक वसा होगी, एक प्रोटीन होंगे, और क्या होंगी, शर्कराएँ होंगी। अब कोशिका झिल्ली के अंदर की वसा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर की शर्करा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्रोटीन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। एक एक करके मैं इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। यही तरल मोज़ेक मॉडल है, इसी से सारी थ्योरी निकल के आएगी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसी जो डायग्राम है इसी से सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कोशिका झिल्ली की वसा, कोशिका झिल्ली की वसा, जो कोशिका झिल्ली में वसा है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। वसा कौन सी वाली है, डायग्राम में जो इस टाइप का है, ठीक है, इसके विषय में बात हो रही है। कोशिका झिल्ली की जो वसा है इसके विषय में हम बात करते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट वाइज मैं से बताऊंगा और पॉइंट आपको डायग्राम में देख के समझने हैं। कोशिका झिल्ली की वसा जो है, पहली बात इसमें निकल के आती है कि ये बाइलाइनर होती है। बाइलाइनर का मतलब क्या है, कोशिका झिल्ली में जो वसा है, एक परत तो इसकी ये दिख रही है, और दूसरी परत जो है मैंने यहाँ नीचे से इसकी एक और परत यहाँ से बनाई है। तो आपको दिख रहा है कि कोशिका झिल्ली के अंदर वसा कैसी होती है, एक लाइनर होती है या द्विलाइनर होती है। तो आपको पता लग रहा है कैसी होती है, द्विपरत होती है या बाइलाइनर वसा होती है। तो पहला पॉइंट निकल के जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में वसा बाइलाइनर या द्विपरत वाली होती है, बाइलाइनर या द्विपरत वाली होती है। ये बात क्लियर हो गई। 2 परतें आपको साफ दिख रही है, एक ये ऊपर की साइड परत और ये एक नीचे वाली साइड परत, इसलिए कैसी हो गई, बाइलाइनर परत होती है किसकी, वसा की, किसमें, कोशिका झिल्ली में। दूसरा जब हम देखते हैं, दूसरे पॉइंट को आपको समझना है, पहले मैं से लिख रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ कि झिल्ली की वसा यानी कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, झिल्ली की वसा में, झिल्ली की वसा में ध्रुवीय प्लस अध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब हो गया पोलर, अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, ठीक है, समूह दोनों सम्मिलित होते हैं, समूह दोनों सम्मिलित होते हैं। अब इस पॉइंट को आपको समझना है। झिल्ली में जो वसा मिलेगी उसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय समूह दोनों सम्मिलित होते हैं। ध्रुवीय मतलब पोलर, पोलर का मतलब हो जाता है जल में घुलनशील, और अध्रुवीय का मतलब होता है नॉन पोलर, जल में अघुलनशील। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने वसा में आपको बताया था कि वसा जो है अध्रुवीय होती है। वसा क्या होती है, अध्रुवीय होती है। लिपिड, लिपिड के बारे में जब बताया मैंने कहा लिपिड क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। वो बात सही है, लिपिड वाला पार्ट हमेशा जल में क्या होगा, अघुलनशील होगा। लेकिन साथ ही साथ मैंने जब आपको लिपिड के प्रकार बताए तो मैंने एक बताया था सिंपल लिपिड, एक बताया था कंजुगेट लिपिड। कंजुगेट लिपिड या संयुक्त वसा कौन सी थी, जिसमें लिपिड प्लस अन्य पार्ट था, गैर लिपिड हिस्सा था, नॉन लिपिड पार्ट था, ठीक है। तो वही नॉन लिपिड पार्ट जो होता है, लिपिड पार्ट तो हमेशा क्या होगा, अध्रुवीय होगा। ध्रुवीय पार्ट कौन सा होता है, ध्रुवीय पार्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको संयुक्त वसा के एग्जाम्पल में जो बताया था, एक बताई थी मैंने फॉस्फोलिपिड और एक बताई थी ग्लूकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में मैंने बताया था कि उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होंगे वो तो अध्रुवीय होंगे, वो तो लिपिड पार्ट है। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया था फॉस्फेट और नाइट्रोजन यौगिक जो जुड़ रहा था वो कैसे होंगे, ध्रुवीय, क्योंकि वो क्या है, गैर लिपिड है। कैसे हैं वो, गैर लिपिड है, ठीक है।
तो वही बात यहाँ पे आ गई। और वैसे ही मैंने ग्लूकोलिपिड के बारे में बताया था कि जब मैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में बता रहा था, तो ग्लाइकोलिपिड में जो क्या होती है, शर्करा होती है, वो शर्करा क्या हो जाएगी, ध्रुवीय, जबकि जो लिपिड पार्ट होगा वो क्या होगा, अध्रुवीय। यानी इसके बोलने का मतलब यह है कि झिल्ली की वसा किस टाइप का लिपिड होगा, कंजुगेट लिपिड होगा। कैसा लिपिड होगा, कंजुगेट यानी संयुक्त वसा, क्योंकि संयुक्त वसा में ही ये देखा जाता है कि लिपिड पार्ट के अलावा क्या होता है, नॉन लिपिड पार्ट भी होता है, या फिर व्युत्पित वसा में ऐसा हो सकता है। जो सिंपल वसा होती है उसमें तो हमेशा क्या होता है, अघुलनशील यानी अध्रुवीय होता है। ये केवल कंजुगेट और व्युत्पित में पाया जाता है। यानी इतनी बात क्लियर हो रही है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन सा है ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ध्रुवीय वो वाले होंगे जो नॉन लिपिड पार्ट होंगे, और अध्रुवीय कौन सा होगा, जो लिपिड पार्ट होगा। यानी ये कंजुगेट या फिर व्युत्पित टाइप की वसा इसमें मिलती होगी, इसलिए इसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों ही समूह क्या होते होंगे, सम्मिलित होते होंगे। अब इसमें देखिए एक चीज, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो हमने बनाया है वसा का, इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, इसे बोलते हैं ध्रुवीय हेड, ध्रुवीय हेड। और जो ये नीचे वाला सिरा दिख रहा है इसे बोलते हैं अध्रुवीय पूंछ, अध्रुवीय पूंछ। ध्रुवीय हेड है ये, यानी ध्रुवीय सिरा बोल सकते हो, और ये अध्रुवीय क्या हो गया, पूंछ हो गया, ठीक है। ध्रुवीय हेड जो होगा, यानी ध्रुवीय वाला हिस्सा जो दिखेगा, इस वाली संरचना की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये ध्रुवीय हेड हमेशा जो होगा ये क्या होता है, सतह की तरफ, और अध्रुवीय पूंछ जो होता है ये अंदर की ओर। इसका मतलब क्या है, यहां पे देखिए आप, ये इसका ध्रुवीय हिस्सा हो गया, ध्रुवीय हेड हो गया, ये इसकी सतह हो गई, ये सतह की तरफ हमेशा है। नीचे की साइड अगर देखोगे तो ये इसका हेड हो गया, सतह की तरफ है। ये वाला हिस्सा जो हो गया इसका अध्रुवीय पूंछ है, ये किस तरफ है, भीतर की ओर। या इसमें देखो ये इसका अध्रुवीय हिस्सा है, अध्रुवीय हिस्सा यानी ये वाला पूंछ वाला हिस्सा, ये किसकी तरफ है, भीतर की ओर। तो वही यहाँ पे उसने बताया दूसरे पॉइंट में कि झिल्ली की वसा में ध्रुवीय प्लस अध्रुवीय समूह दोनों सम्मिलित होते हैं। जो ध्रुवीय हेड होता है वो हमेशा सतह की ओर होता है, और जो अध्रुवीय पूंछ वाला होता है ये हमेशा किस में होता है, भीतर की तरफ होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा इससे जुड़ में। तीसरा पॉइंट जब हम देखेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट निकल के आ गए, लेकिन इसमें मुख्य वसा कौन सी होती है, यानी वो वसाएं कौन सी हैं, वो कौन सी वसाएं हैं जो इसमें पार्ट ले रही है कोशिका झिल्ली की संरचना में, कौन कौन सी वसा होती हैं उसके बारे में अगर देखें हम, तो इसमें एक तो होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहीं से समझ गए होंगे तो आपको यहाँ नाम समझ में आ रहे होंगे कि मैंने या तो कंजुगेट लिपिड लूंगा या तो क्या लूंगा, व्युत्पित लिपिड लूंगा, सिंपल लिपिड इसमें कोई नहीं आएगा। दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, और तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये 3 चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये 3 चीजें जो होती हैं, 3 वसाएं होंगी इसमें मुख्य, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोशिका झिल्ली में मिलने वाली जो 3 वसाएं हैं, मुख्य वसाएं हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये वाली वसाएं मिलती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है व्युत्पित क्या आती है, जो हमने स्टेरॉइड्स पढ़े थे उसका एग्जाम्पल में पढ़ा था हमने, क्या, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके नीचे हम ले सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली वसा कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड। जो किस प्रकार की वसा है, संयुक्त वसा, जिसमें लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, इसलिए ध्रुवीय प्लस अध्रुवीय दोनों समूह सम्मिलित हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको इसमें जो याद रखनी है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल जो होगा ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में मिलेगा बस। अब यहां से एक चीज देखिए, शुरुआत मैंने जो क्वेश्चन की थी, मैंने कहा था कि ऐसा कोशिका संरचना जो कि दोनों में समान होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, वो कोशिका झिल्ली थी। दोनों में समान है, लेकिन मैंने वहां से बोला था कि लगभग समान है
एक छोटा सा अंतर है, वो छोटा सा अंतर लगभग तो समान ही होती है प्रोकैरियोटिक और छोटा सा अंतर जो है वो यही है। ठीक है, तो ये जानकारी जो मैंने आपको बताई थी, केवल इतनी बात आपको याद रखनी है कि कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में लगभग समान होगी। अंतर बस इतना सा आएगा कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली में जो वसा होगी उसमें क्या नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक में क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। इतना सा अंतर होता है, यानी यूकैरियोटिक आप कोई भी कोशिका देख लो उसमें क्या नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। अब प्रोकैरियोटिक कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक के उदाहरण कौन से थे, मोनेरा जगत वाले, यानी बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यानी मैं अगर बैक्टीरिया बोलूँ तो बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में क्या नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण था क्या, बैक्टीरिया शब्द में उसकी जगह यूज कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया मोनेरा जगत आता है जिसमें बैक्टीरिया प्रमुख है। तो हम ये वाली बात यहाँ पे क्या होंगे, नोट करके लिख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल केवल किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक। इनमें तीनों में से हम लिख सकते हैं नोट बना के कि कोलेस्ट्रॉल केवल कोशिका, किसकी कोशिका झिल्ली में मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में मिलेगा। यहाँ से देखिए हम नोट बना के आपको जो लिखना है पॉइंट, एक और भी पॉइंट मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत कि कोलेस्ट्रॉल का अंतर जो आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली में मिलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का अंतर आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल केवल किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली में मिलेगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, ये भी चीज भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पे जो मिलता है उसे कहते हैं होपेनाइड्स। क्या कहते हैं, होपेनाइड्स। होपेनाइड्स मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या मिलेगा, होपेनाइड्स। प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड तो मिलेंगे सर्वाधिक मात्रा में, ग्लाइकोलिपिड्स भी मिलेंगे, बस कोलेस्ट्रॉल की जगह जो मिलेगा वो होपेनाइड्स मिलेगा। बाकी ये दोनों चीजें तो मिलेंगी। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड है ये तो मिलेगा ही प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली में, बस कोलेस्ट्रॉल के स्थान पे जो मिलेगा होपेनॉइड्स मिलेगा। होपेनॉइड्स जो होता है ये पेंटासाइक्लिक, एक पेंटासाइक्लिक क्या होता है, यौगिक होता है जो किसकी जगह मिलता है, कोलेस्ट्रॉल की जगह मिलता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में मिलता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो बताया, मैंने आपको केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं कोशिका झिल्ली की वसा के बारे में। पहला पॉइंट जो था कि कोशिका झिल्ली में वसा द्विपरत वाली होती है, बाइलाइनर होती है। दूसरा पॉइंट, झिल्ली की वसा में ध्रुवीय प्लस अध्रुवीय समूह दोनों सम्मिलित होंगे। ध्रुवीय हेड जो होगा वो हमेशा सतह की तरफ होगा, अध्रुवीय पूंछ अंदर की ओर होगी। मुख्य वसा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल केवल किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली वसा जो मिलती है कोशिका झिल्ली में वो कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड। ये नहीं कह रहा मैं कि जनरली जो बोलते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, ऐसा हम कह देते हैं, लेकिन जनरली क्या है, कोशिका झिल्ली में जो वसा है, कोशिका झिल्ली तो अब इतनी चीज़ों से बनी है ना, इसमें वसा भी है, प्रोटीन भी है, शर्करा भी है, जल भी है। कोशिका झिल्ली तो 4 चीज़ों से मिलकर बन रही है मेनली। लेकिन अगर कोशिका झिल्ली में वो वसा बोले तो वसा भी एक नहीं है, वसा भी 3 है, फॉस्फोलिपिड भी है, ग्लाइकोलिपिड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी। लेकिन मुख्य वसा पूछे तो कौन सा टिक करेंगे, फॉस्फोलिपिड को हम टिक करेंगे, वो आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक हो गया, इतनी जानकारी जो हो गई वो किसके बारे में हो गई, कोशिका झिल्ली की वसा के बारे में। अब हम सेकंड की बात करते हैं, यानी कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन है उससे क्या क्या जानकारी बन सकती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये वसा आपको समझ में आ गए होगी, ये 3 पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे, बड़े आसान से समझा भी मैंने दिए कि उनका अर्थ क्या है। कभी कभी ध्रुवीय अध्रुवीय में वरना क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है बुक से। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, जो प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन है या कोशिका झिल्ली में प्रोटीन है, एक ही बात है, कोशिका झिल्ली बोलो या प्लाज्मा झिल्ली बोलो। तो अब हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की बात करते हैं। इसके अंदर इसके प्रोटीन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें जो प्रोटीन है 2 टाइप का प्रोटीन होता है, एक को हम बोलते हैं परिधीय प्रोटीन और एक को बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन। लेकिन ये परिधीय और आंतरिक प्रोटीन जैसे आप देखोगे बुकों में कई जगह ये लिखा रहता है कि जो परिधि में पाए जाते हैं उन्हें परिधीय प्रोटीन और जो अंदर की ओर पाए जाते हैं वो आंतरिक प्रोटीन। तो
ये वर्गीकरण का आधार नहीं हुआ। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, ठीक है प्रोटीन दो प्रकार की मिलेगी कोशिका झिल्ली में, लेकिन वो दो प्रकार हमने किस आधार पर बांटे ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आधार होगा वो होगा पृथक्करण के आधार पर, ठीक है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन किस आधार पे, पृथक्करण के आधार पर, पृथक्करण के आधार पर। पृथक्करण का आधार क्या है, देखिए इसमें जैसे मैं देखूं ये वाली प्रोटीन को, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने क्या दिया, सी नाम दिया, जो इसमें 3 प्रोटीन मैंने बनाई, ठीक है। इस प्रोटीन को अगर मैं देखूं तो ये इसकी सतह परिधि आप कुछ भी बोल दो, इस वाले में ये जुड़ी हुई है। तो इसको अगर मैं इससे पृथक करूं तो इसको पृथक करना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि ये परिधि में है। तो परिधि में जो होगी उसको अलग करना, पृथक करना कोशिका झिल्ली से आसान होगा। बी वाली को अगर देखो तो मैं ये देखो, ये बीच में बिल्कुल कहाँ धसी हुई है, कोशिका झिल्ली में धसी हुई। जो धसी हुई होगी अंदर, इसे पृथक करना क्या होगा, कठिन होगा। इस प्रोटीन को इस कोशिका झिल्ली से पृथक करना कठिन होगा। तो ये वाली जो हो गई, ये कैसी हो गई, आंतरिक हो गई। ये भी सतह से जुड़ी हुई है, तो ये कैसी हो गई, परिधीय हो गई। यानी पृथक्करण के आधार पर जिसको आसानी से पृथक किया जा सकता है उसको बोलेंगे परिधीय प्रोटीन, और जिसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, जो अंदर धसी होती है, उसे बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन। ठीक हो गया। तो प्रोटीन जो हो गई कोशिका झिल्ली में 2 टाइप की हो गई, किस आधार पे, पृथक्करण के आधार पे, आसानी से पृथक होने वाली और जो आसानी से पृथक नहीं होती है। आसानी से जो पृथक होगी उसको परिधीय बोलेंगे, ठीक है। तो इस आधार पे 2 कौन सी हो गई है, एक तो हो गई परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और दूसरी जो मैंने बताई ये है आंतरिक, आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं इसे बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। अब परिधीय प्रोटीन में मैंने क्या बताया, जो आसानी से पृथक हो सकती है, क्योंकि आधार जो है वो पृथक्करण है, आसानी से पृथक की जा सकती है। इसमें लिखेंगे जो आसानी से पृथक नहीं की जा सकती, जो आसानी से पृथक नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी अंदर की ओर जो धसी रहेगी उसे हम कह देंगे कौन सी, आंतरिक, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल लिखने, स्पेक्ट्रीन नाम की एक, इसके एग्जाम्पल में एक प्रोटीन होती है स्पेक्ट्रीन, ये कैसी होती है, परिधीय प्रोटीन होती है। और इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो किस टाइप की होती है, आंतरिक टाइप की। आंतरिक का मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आंतरिक प्रोटीन का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिसे चैनल प्रोटीन कहते हैं। कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है, चैनल प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, चैनल प्रोटीन, ठीक है। चैनल प्रोटीन इसी का एग्जाम्पल है, किसका, आंतरिक प्रोटीन का। कैसा होता है चैनल प्रोटीन, यहाँ पे इसे समझिए, ये माना बात 2 लेयर हो गई, एक और लेयर बना देता हूँ मैं यहाँ पे मैं आपको चैनल प्रोटीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से होती है, ठीक है। ये वाली प्रोटीन जो ये बीच में मैंने बनाई, इसी प्रोटीन को जो है इसे कहा जाता है क्या, चैनल या टनल प्रोटीन। इसे कहते हैं चैनल या फिर टनल प्रोटीन, चैनल या टनल प्रोटीन, ठीक है। या इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। एक और नाम इसका क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स वाली होती है ये प्रोटीन,
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अभी देखिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये वाली मैंने बनाई चैनल प्रोटीन, इसमें आप देख रहे हो कि ये बीच वाला हिस्सा क्या है, सेल मेम्ब्रेन में क्या है, धंसा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, जैसे यहाँ धंसा हुआ था तो ये किस टाइप में आ जाएगी, आंतरिक प्रोटीन में। तो अगर आपसे ये पूछे कि चैनल प्रोटीन जो है वो किसका प्रकार है, तो आंतरिक प्रोटीन का ही प्रकार है। ठीक है, तो चैनल प्रोटीन भी कुछ इसमें होते हैं इस टाइप की संरचना वाले बीच में, तो उनको चैनल प्रोटीन कहते हैं। वो भी कोई अलग नहीं होती, बल्कि वो भी क्या होती है, वो भी किसके अंतर्गत आती है, आंतरिक प्रोटीन के अंतर्गत ही आती है। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये प्रोटीन के बारे में क्या क्या मैंने बताया कोशिका झिल्ली में प्रोटीन पृथक्करण के आधार पर दो टाइप की मिलेगी, एक परिधीय प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन जो आसानी से पृथक हो सकती है, उसे बोले, जैसे एग्जाम्पल में बताया स्पेक्ट्रिन। ठीक है, परिधिया होगी इस टाइप की जिनको आसानी से, जो परिधि में अंदर धसी भी नहीं होगी, और आंतरिक होगी इस टाइप की जिससे आसानी से पृथक नहीं करते, जो अंदर धसी होगी, जैसे कि चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन भी इसका क्या है, एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक हो गया, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब हम तीसरी बात करते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली में जो क्या है, शर्करा है, उसके बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की शर्करा के बारे में, तीसरी चीज़ के बारे में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बिल्कुल आपको एक एक कोशिकांग की संरचना जो है वो डिटेल में याद रखनी है, क्योंकि 20 से क्वेश्चन बनता है तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, भले इसमें समय ज़्यादा लग जाए लेकिन ये क्लियर हो जाए। देखिए अब तीसरी चीज़, थर्ड में बता रहा हूँ, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है शर्करा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट ही होती है। अब आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि हमने बायोमॉलिक्यूल सबसे पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल अगर मैं पहले सेल पढ़ाता और बाद में बायोमॉलिक्यूल पढ़ाता तो उतनी हेल्प नहीं होती। अब आप देखोगे आने वाले सारे चैप्टरों में बायोमॉलिक्यूल का यूज हो रहा है, हम शर्करा पहचान जा रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन समझ जा रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, आगे हेल्प। इसलिए पहला चैप्टर जो है वो बायोमॉलिक्यूल से ही स्टार्ट करना चाहिए ताकि आगे क्या हो, आसानी हो। प्लाज्मा झिल्ली में शर्करा मैंने बताई थी, इस वाले को क्या कह रहे हैं, शर्करा। जो ये धागे नुमा है इनको क्या कह रहे हैं, शर्करा हम कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को समझिए आप, प्लाज्मा झिल्ली में शर्करा को, जैसे मैं अगर इस टाइप से इस कोशिका को बढ़ा दूँ, कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर को इस टाइप से, क्योंकि गोल होता है, अभी मैंने 3D स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ है, इस टाइप से मैं इसे बढ़ा दूँ तो ये बन जाएगा। अब ये वाला हिस्सा जो हो गया इसका, ये बाहर वाला हिस्सा हो गया, और ये कैसा हो गया, अंदर वाला हिस्सा हो गया। अगर मैं इसे पूरा गोल बना दूं तो ये अंदर का हिस्सा हो गया और ये बाहर का हिस्सा हो गया। ठीक हो गया, तो इसको जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। एक्स्ट्रा सेलुलर साइट इसे कहा जाता है, यानी हम बोलते हैं बहिकोशिकीय भाग। हिंदी में क्या कहते हैं, बहिकोशिकीय भाग। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अंतराकोशिकीय भाग। क्या कहते हैं, अंतराकोशिकीय भाग। ठीक है, उस बाहर के साइड हो गया। तो अब यहां पे आप देखो शर्करा जो है वो इस तरफ बनी हुई है, ना कि अंदर की तरफ। शर्करा जो बनी वो किस तरफ को बनी हुई है, बाहर की तरफ को, ना कि अंदर की तरफ को। तो पहला पॉइंट जो आया कोशिका झिल्ली की शर्करा के बारे में, कि कोशिका झिल्ली में शर्करा जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे होती है। हमेशा किस पे होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे होती है, यानी बहिकोशिकीय भाग में उपस्थित होती है शर्करा। किसकी संरचना में, कोशिका झिल्ली की संरचना में। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि अंदर की तरफ नहीं है बल्कि बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम जो पहला पॉइंट शुरू करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो शर्करा के बारे में जो हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे झिल्ली में शर्करा, झिल्ली में शर्करा एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पर उपस्थित होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। बहिकोशिकीय भाग में उपस्थिति दिख रही है किसकी, शर्करा की दिख रही है। अब दूसरी बात जब हम देखेंगे, जब ये बाहर की तरफ जुड़ी होगी, जब ये बाहर की तरफ जुड़ी होगी तो इसमें दो चांस बनेंगे, या तो ये इस प्रोटीन से जुड़ी होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जुड़ी होगी तो ये किससे जुड़ी होगी, वसा से जुड़ी होगी। यानी कि ऐसा देखने को हमें मिलेगा कि शर्करा जो है दो चीज़ों से जुड़ी भी हो सकती है, या तो प्रोटीन से इस संरचना में, या तो वसा से।
क्योंकि ऐसे में जुड़ेगी, ज़्यादातर मैंने प्रोटीन से जोड़ के बनाई, लेकिन वसा से भी जुड़ी हो सकती है ना, क्योंकि सतह पे जो है वसा भी उपस्थित है, तो वसा से भी जुड़ी हो सकती है। अगर ये प्रोटीन से जुड़ती है तो इसको हम कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब ही कार्बोहाइड्रेट है, मैंने आपको बताया था, तो तब इसे बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ये जुड़ेगी वसा से तो इसे बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या कह देंगे? ग्लाइकोलिपिड। अगर ये जुड़ी हुई है प्रोटीन से तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगी, अगर जुड़ी है वसा से तो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलिपिड ये कहलाएगी। ठीक हो गया, ग्लाइकोलिपिड कहलाएगी। ये दूसरी चीज भी आपको क्लियर होगी कि शर्करा अगर प्रोटीन से जुड़ी है तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब जो है शर्करा मान के चलेंगे, और अगर जुड़ी है वसा से तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड इसे कह देंगे। ये दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो कोशिका झिल्ली में वसा है ये प्रोटीन से जुड़ी होगी तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर ये वसा से जुड़ी होगी तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कार्य की, यानी प्लाज्मा झिल्ली में शर्करा का क्या कार्य है। प्लाज्मा झिल्ली में शर्करा का क्या कार्य है? दो इंपॉर्टेंट काम। देखिए, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये कोशिका झिल्ली बना दी मैंने पूरी। एक कोशिका दूसरी कोशिका को, एक कोशिका दूसरी कोशिका को किससे पहचानेगी? हमेशा शर्करा समूह से, कि उसमें कौन सा शर्करा समूह जुड़ा है, इससे पहचान होती है कोशिका की। एक कोशिका ये है, एक दूसरी कोशिका है, वो इस कोशिका को किससे पहचानेगी? कि इस पे कौन सा शर्करा समूह लगा है। तो पहचानने में यानी आइडेंटिफिकेशन में कार्य है किसका? इस शर्करा का, कि दूसरी कोशिका इस कोशिका को आइडेंटिफाई करेगी किससे? इसके शर्करा समूह से, कि इसमें कौन सा शर्करा समूह जुड़ा है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है? जब भी एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ेगी यानी संयोजन का काम होगा, तो कौन सा संयोजन होगा? किसका संयोजन होगा? शर्करा का। इसलिए ये बाहर की तरफ है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं है, क्योंकि बाहर से ही तो अगर कोई पहचानेगा तो बाहर से ही पहचानेगा इसे, इस कोशिका को, इसलिए आइडेंटिफिकेशन का हो गया। और जुड़ेगा भी तो बाहर की तरफ से जुड़ेगा, तो संयोजन में भी यूज हो गई। तो दो कामों में हो जाती है, दोनों हम लिख देंगे कि एक तो हम लिख देंगे कोशिका की पहचान में, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका को जो पहचानेगी वो शर्करा समूह से पहचानेगी, और दूसरा हम लिख देंगे संयोजन में, संयोजन यानी जुड़ना। ये इसके दो काम हो गए। ये शर्करा के बारे में हो गया। प्लाज्मा झिल्ली में जो शर्करा थी उसके विषय में हो गया कि प्लाज्मा झिल्ली में शर्करा एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे होती है, दूसरा या तो ये प्रोटीन से या तो वसा से जुड़ी होती है। प्रोटीन से जुड़ी होगी तो ग्लाइकोप्रोटीन, वसा से ग्लाइकोलिपिड। काम क्या है इसके? कोशिका की पहचान। एक कोशिका दूसरी कोशिका को कैसे पहचानेगी? शर्करा समूह की पहचान के आधार पे। और एक कोशिका दूसरी कोशिका से जो जुड़ेगी वो किससे? शर्करा से जुड़ेगी। तो ये शर्करा के विषय में भी इससे क्वेश्चन हो गए, संयोजन या जुड़ने के लिए ये हेल्पफुल हो रही है। अब देखिए यहाँ से एक और चीज, ये तीनों चीजें मैंने बता दी। मैंने आपको बता दिया कि इसमें वसा कैसी होती है, इसमें प्रोटीन कैसे होते हैं, और इसमें क्या शर्करा कैसी होती है, इसके विषय में जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के लक्षणों के विषय में बात करते हैं। किसके विषय में? प्लाज्मा झिल्ली के लक्षण। प्लाज्मा झिल्ली के लक्षण, प्लाज्मा झिल्ली के क्या लक्षण है उनके विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। पहला पॉइंट इसमें प्लाज्मा झिल्ली के क्या लक्षण है, तो पहला इसमें आएगा असममित संरचना। असममित संरचना, असममित संरचना यानी कि असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, असममित संरचना। अब ये असममित संरचना क्यों है इसकी, इस बात को समझिए आप। असममित संरचना क्यों है? असममित का मतलब होता है असमान, सम्मित का मतलब होता है समान। अगर मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर बना दूं यूं में इसको पूरा गोल में मैं इस स्ट्रक्चर को पूरा आगे बढ़ा दूं, तो आप ये देखिए कि इसमें देखने को क्या मिल रहा है, जो इसका बाहर वाला हिस्सा है इस पे शर्करा है, जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड या बाहर वाला हिस्सा है उसमें क्या मिल रहा है? शर्करा मिल रही है। अंदर वाले में शर्करा नहीं है, अंदर वाले में शर्करा नहीं है। दूसरी बात, बाहर वाला जो है इसमें ये वाला हिस्सा आपको वसा का मिल रहा है, जो कौन सा हिस्सा है? ध्रुवीय। जबकि अंदर की तरफ जो है वो क्या नहीं मिल रहा है? अंदर की तरफ हमेशा कौन सा होता है? अध्रुवीय होता है। ये भी अंतर है, यानी बाहर से अलग है, अंदर की अलग संरचना है।
बाहर की तरफ अगर देखोगे प्रोटीन जो सतह पे जुड़ा होगा वो प्रोटीन कौन सा वाला प्रोटीन होगा, परिधीय प्रोटीन। जबकि अंदर की तरफ जो होगा वो कौन सा पाया जाएगा, आंतरिक प्रोटीन पाया जाएगा। यानी इसकी संरचना बाहर से अलग टाइप की, अंदर की तरफ अलग टाइप की है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, असममित संरचना है। यानी ऐसा नहीं है कि सब तरीके से ये एक जैसी है, बाहर की तरफ अलग, अंदर की तरफ अलग। यानी प्रोटीन वसा का संगठन जो होगा, प्रोटीन और वसा का संगठन जो होगा भीतर और बाहर की ओर अलग अलग होगा। और शर्करा की तो उपस्थिति केवल क्या होगी, बाहर की ओर होगी, अंदर शर्करा होगी ही नहीं। ठीक है, इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि इसकी संरचना जो है वो कौन सी है, असममित संरचना है। कैसी है, असममित संरचना इसकी है, इस बारे में हम ये कह सकते हैं। तो ये बात आपको यहीं पे लिख देनी है कि असममित मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसकी बाहर की तरफ की संरचना अलग है, अंदर की अलग। बाहर शर्करा मिल रही है, अंदर शर्करा अनुपस्थित। बाहर जो प्रोटीन बाहर की तरफ मिल रहा है वो सतह वाला परिधीय प्रोटीन है, अंदर की ओर आंतरिक प्रोटीन। बाहर जो है ध्रुवीय हिस्सा, अंदर जो है अध्रुवीय हिस्सा। ठीक है, ये सब देखने को मिल रहा है, इसलिए ये कैसी है, असममित संरचना वाली होती है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, ये जानकारी यहाँ तक की हो गई। अब इससे आगे की जानकारी जो होंगे, इससे आगे के पॉइंट प्लाज्मा झिल्ली के और लक्षण, आपको केवल यहाँ पे असममित संरचना तक समझना है। इसके आगे प्लाज्मा झिल्ली के जितने लक्षण हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर और आगे हम जो होंगे और कोशिकांगों की बात करेंगे। बिल्कुल आराम से आपको संरचना समझते हुए चलनी है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन टिक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इतनी जानकारी आज के लिए हो गई। इससे आगे की जानकारी जो होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।